गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा खास और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। वीकेंड का आगाज होने लगा है, तो जिनके प्लान्स हैं वो प्लान्स को भी सर अंजाम देने के लिए तैयार होंगे। ऑल दो पिछले 3-4 दिन से जो एपिसोड चल रही थी उसके बाद से अब तक लोगों के कोई पक्के प्लान नहीं बन सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं। बच्चे बड़े खुश हैं, पेपर उनके कैंसिल हो रहे हैं, पेपर कैंसिल होने के साथ छुट्टियां भी हो रही हैं। लेकिन हम लोग जो सुबह सुबह निकलते हैं, ऑफिस आना लाजिम होता है आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तो आजकल रोड्स काफी खाली नजर आ रही हैं हमें। रोड्स खाली होती हैं, हम टाइमली पहुंच जाते हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल होती है। आपको पता नहीं होता कि ये वाले रास्ते से जाना है, ये वाले रास्ते से जाना है, तो आप घूमते रहते हैं भूल भुलैया में। और ये भी होता है नजम कि हम आते हैं तो धूप निकली होती है, थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं तो फिर ये बात करने लगा बारिश वाला हो जाता है कि इस 2 घंटे में ये दिल से दुआएं निकल रही होती हैं कि यहाँ से हम लोग बाहर निकलें तो मौसम तब्दील हो चुका हो। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही बाहर जब गए थे तो मैं सलमा से कह रहा था कि बादल आ गए हैं, और अब जो है ना ऐसी सूरत हाल है कि इस्लामाबाद फिर से गरजने और बरसने को तैयार है। अच्छा, वैसे इस दफा मई हमारा इतना ठंडा ठार मजेदार गुजर रहा है ना कि अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ रही कि हम थोड़ा सा जो है वो जरा गर्मी की शिद्दत में जो है ना अभी कमी है इसीलिए। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे थे। और गाड़ी वाले हजरात इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब उनकी धूप में गाड़ी खड़ी होती है तो वो तंदूर के बराबर होती है। और अगर नजम की तरह वो थोड़े से शीशे खोल दे तो फिर हवा गाड़ी क्रॉस होती रहेगी, हवा क्रॉस होती रहेगी और अंदर एग्जॉस्ट नहीं बनेगी। ये एक आजमूदा मकूल है, इसलिए इसको भी आप लोग इस्तेमाल करें। वैसे मैंने सोचा था मैं आज एक बात शेयर करूंगी ना, मुझे बड़ी वो फनी सी बात लगती है। निदा यासिर, आई रियली लाइक हर, वो बहुत अच्छी एंकर है, शी इज अ वेरी गुड होस्ट, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। वो एक वर्ड बोलती है जो वो आधा बोलती है और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, बार बार सुनती। वो कहती है इतना सा भी खराब हो जाए, इतने बड़े प्रोड्यूसर, वो इतना लफ्ज जो होता है ना इतना, वो कंप्लीट नहीं बोलती। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है। बहुत सारे लोगों का होता है कि किसी के कोई लफ्ज कंप्लीट नहीं निकलते, किसी का कुछ होता है, लेकिन बस सबकी अपनी अपनी कोशिश और सबकी कोशिशें कामयाब रहनी चाहिए। मौसम के हवाले से बात यह है कि मौसम की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है। तो इस्लामाबाद के हम लोग बासी हैं, हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पूरे मुल्क की सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएगी। कल जो हमने मौसम की खबरें शेयर की थी उसके मुताबिक तो दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता अब इजाफे की तरफ ही जाना है, और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि गर्मियां गर्मियां ही लगेंगी। तो गर्मियां, बिस्ती, सर्दियां, ये तीनों चीजें जो हैं जितनी महसूस करेंगे उतनी लगेंगी। तो अब आपके ऊपर है कि आपने इसको महसूस करना है। इंटरेस्टिंग थी वैसे, जितनी महसूस करें उतनी ज्यादा लगती है, और अगर कम महसूस करें तो कम लगती है। तो इसलिए आपने बेफिक्र हो ख्याल रखना है। हाँ, आपको कोई भी चीज हो तो जितना ज्यादा फील करेंगे बेहतर है कि आप अनसुनी करते तो आपको फील नहीं होगी। गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप और जो नजम ने कहा है वो। लेकिन एक और अपने नाज़रीन के साथ हम लोग खबर शेयर करना चाहते हैं जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस वक्त। सबसे अहम खबर ये है कि तमाम रोड्स क्लियर हैं इस्लामाबाद की फाइनली, और इवन कल भी क्लियर थी इस्लामाबाद की तमाम रोड। जब से पाक फौज यहाँ पर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उनकी फ्लैग मार्च जारी है, और जिसका ये मकसद है कि ख़ास तौर पर जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए, शहरियों को हिफ्ज़ व अमान दिया जाए, और शहरियों की हिफाजत के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। और अभी भी पेट्रोलिंग पे आपको जगह जगह पर रेंजर्स नजर आएगी, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते नजर आएंगे, पाकिस्तान पुलिस नजर आएगी, इस्लामाबाद पुलिस नजर आएगी, ट्रैफिक पुलिस है। तमाम तर लोगों की ये जिम्मेदारी है, वो फराइज अपने निभा रहे हैं कि आवाम का जो हक है वो उन तक पहुंचे, और आवाम सेफली कहीं से भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो सेफली ट्रैवल करके पहुंच सकें। जिसने ऑफिस जाना है, जिसने बच्चों को लेकर कहीं पर किसी के घर जाना है, किसी के स्कूल कॉलेज का मसला है, तो वह तमाम मसले अब हल हो चुके हैं। आप लोग बाकायदा तौर पर जा सकते हैं, बाहर देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं इजीली। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, तो इज्तिमा पे पाबंदी होती है। ऐसी सूरत हाल में कवानीन की पासदारी करें। ये कवानीन हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। जब हम दस्तूर की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कवानीन पे अमल दरामद पहली सीढ़ी है कि आप दस्तूर के जरिए अपना हक मांगे, तो कवानीन पे अमल दरामद की हम हमेशा बात भी करते हैं, एग्जैक्टली उस पर जोर भी देते हैं। तो ये तो हो गई कुछ शहर के अमन अमान की सूरत हाल की बातें हो गई, मौसम की बातें होंगी। अब जरा बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब हम ब्राउजिंग की बात करते हैं, गूगल इज द ब्राउजर जिसको हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं, हर बंदे के फोन में होता है, हमारे लैपटॉप्स में होता है, हम हर चीज को गूगल करते हैं। गूगल क्या करता है कि अब जाहिर है हमारी फैसिलिटेशन के लिए नए नए फीचर्स उसमें आते रहते हैं, नई नई चीजें उसमें आती रहती हैं। तो अभी हम कुछ दिनों पहले मैगी का जिक्र कर रहे थे, तो मैगी को अब इन्होंने अपनाने का फैसला किया है, और नया जो इनका प्लान है उसमें क्या होगा
गूगल I/O कॉन्फ्रेंस में अहम पेशरफ जो बताई जा रही है, ये एक तरह का जदीद तरीन चैट बूट है जिसे मैगी का नाम दिया है इन्होंने, और डेवलपर ने इसे चैट GPT की तर्ज पे बनाया है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग ब्राउज़र में चैट GPT शामिल करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। ज़ाहिर उनका प्लान है तो अभी टाइम लगेगा इसमें, लेकिन चैट GPT की तर्ज का होगा। मतलब ये इसमें दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाएगी। गूगल ऑलरेडी बड़ा एडवांस्ड ब्राउज़र है। इसके बारे में एक जोक भी मशहूर है ना कि गूगल से हम हर बात ऐसे पूछते हैं कि लोग लिख के पूछ रहे होते हैं बेबे दी जुत्ती किथे, इस तरह की चीजें भी पूछ रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि गूगल के पास हर बात का जवाब है। हाँ, लेकिन दिस इज गुड। गूगल जो है वो बेस्ट बुक है और यूट्यूब बेस्ट टीचर है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को हर चीज़ का हल यहाँ से मिल जाता है अगर वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ पे आप ना काम कर रहे हो। वरना इवन लोगों को ये भी पता है कि डार्क वेब भी होती है और वहाँ से भी जाके एक्सेस बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। बट जिसको चीज़ों के बारे में, हाँ, जिनको लोगों को चीज़ों के बारे में पता है, वो मैंने ये बोला ना, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इन्वॉल्व है उनको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों के बारे में। ट्विटर का जब हम लोग जिक्र करें टेक्नोलॉजी के हवाले से, हमने गूगल का जिक्र किया। सो ट्विटर इज अ वेरी रिनाउंड कंपनी, और ट्विटर के बारे में रिसेंटली हमने खबर शेयर की थी कि ऑडियो वीडियो कॉल्स उन्होंने शुरू करनी है। लेकिन उससे पहले एलॉन मस्क ने ये कहा है कि हम लोग एंड टू एंड इंक्रिप्टेड जो व्हाट्सएप के मैसेजेस की फॉर्म है, जिसमें बिल्कुल एंड टू एंड सिक्योर मैसेजिंग आपको फराहम की जाती है, वही अब सर्विस ट्विटर पर भी आपको मैसर होगी। और इसका ये मतलब है कि निजी पैगाम सिर्फ भेजने और वसूल जो करने वाले फ़र्द है उसी को मिलेंगे, इसके अलावा वो किसी को नहीं मिलेंगे। और चीफ एग्जीक्यूटिव एलॉन मस्क की जानिब से ये कहा गया है। ये इवॉल्व हो रहा है ट्विटर की नई चीज़ें आ रही हैं, ट्विटर के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, और ये सब हम लोगों के लिए आ रही हैं। तो आप लोगों ने कैसे इसको यूज़ करना है ये आप लोग देखें। वैसे ट्विटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ट्विटर एक वैलिड सोर्स है। ट्विटर के बारे में जितना मर्जी आप कह लें, लेकिन ट्विटर जो है ना, उस पे जाके आपको पता लगता है कि सोचने समझने वाले अफराद वहाँ पर मौजूद हैं। आपको दुनिया की हर चीज़ की खबर पहले मिल जाती है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है नॉर्मली वो ट्विटर पे आ रही होती है, जल्दी अपडेट हो जाती है, तो इसलिए यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, ज़मीन पे क्या हो रहा है उसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि खला में क्या चल रहा है नजम। तो खला में ये चल रहा है कि सैयारा ज़ोहल, उसका जो चांद है, बड़ा मुश्किल सा उसका नाम है एनसेलेडस, उसकी सतह के नीचे जो है, जो पानी वहाँ पे पाया जाता है, उसमें ज़िंदगी के आसार मौजूद है या नहीं, इस पे रिसर्च हो रही थी। तो जो ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए अनासर, उनको दरियाफ्त किया गया। और अब इसकी मज़ीद तस्कीर के लिए नासा के माहिरीन ने सांप की तरह रेंगने वाले रोबोट बनाए हैं, वेरी डिफरेंट अगेन। ज़ोहल के 83 चांदों में से एनसेलेडस से पहले हयात के लिए अहम अनासर पहले ही मिल चुके हैं, और उसकी बर्फीली परत के नीचे एक वसी समंदर है जिसमें हयात के अहम अनासर या सालमात मौजूद हो सकते हैं। और यही रीज़न है कि नासा ने इसकी मज़ीद तस्कीर के लिए 16 फुट लंबा रोबोटिक सांप बनाया, और इस सांप को एक्स बायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर का नाम दिया गया है। और EELS तैयारी के आखिरी मराहल में है। इसका कुल वजन जो है वो 200 पाउंड्स के लगभग है, और इसे चांद की सतह और दरारों के साथ साथ इसके नीचे जो मौजूद माया भरा हुआ होता है समंदर में उतरने के लिए इसको बनाया गया है। बहुत खूब। और इसी के साथ आपने खबर शेयर की है, तो मेरे पास भी एक खबर है, और वो खबर है चांद से रिलेटेड। चांद पे भी अगले माह चांद के मैदार में रवाना किए जाने वाले आर्टेमिस 2 मिशन जो है उसके हवाले से खबर है कि पहली मरतबा खला में ये मिशन भेजा जा रहा है, जिसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो इसके साथ भेजी जाएगी और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से चांद की एक ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने आएगी जो आज से पहले नहीं आ सकी। इसका ये कहने का मतलब है कि वेरी क्लियर इमेज और विद कलर्स वो इमेज आएगी, और इसमें सवार 4 खलानूर्स जो हैं वो तकरीबन 10 रोज़ तक वहाँ पर चक्कर लगाएंगे ज़मीन के, और इसी दौरान पहली मरतबा ऑटो या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया गया है। और ये टेक्नोलॉजी उम्मीद की जा रही है कि पहले जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ कम्युनिकेशन के हवाले से चांद पर पहुंची हैं उनसे बेहतर है। तो आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर गौर करना है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने ये चीज़ भी अब शामिल कर दी है कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि बेहतर तरीके से इसकी इमेजेस मिल सकें, बेहतर तरीके से इसके ऊपर रिसर्च हो सके। अच्छा नजम, आप कितने दिन खाना खाए बगैर जिंदा रह सकते हैं? हाँ, कभी ट्राई नहीं किया। बॉडी की कैपेसिटी वैसे होती है 15 से 20 दिन का खाना हमारी बॉडी में स्टोर होता है। हम ना खाएं वीक हो जाएंगे, वजन गिरेगा। हाँ। लेकिन ये कि सर्वाइव हम कर सकते हैं खाए बगैर। हाँ, पानी ज़रूरी है, प्यासा इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन खाने के बगैर चलो काम चल ही जाता है। लेकिन मेरे पास जो खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 दिन की सिर्फ बात है। एक बच्चा था 8 साल का, वो जंगल में गुम गया, और जंगल में गुमने के बाद इस बच्चे ने क्या किया वो इंटरेस्टिंग काम है जनाब। जंगलात में गुम होने वाला 8 साल का ये बच्चा
2 दिन तक इसने बर्फ़ खाई और दरख्तों के नीचे पनाह ली, छुप के इसने ज़िंदगी गुजारी। सोचें जंगल में ये डर भी होता है कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई चीज़ उसको खा ना जाए। लकड़ियां जमा करने के लिए चलते चलते ये बच्चा रास्ता भूल गया था। उसे ढूंढने की कोशिशों में कोई 150 बंदों ने हिस्सा लिया। ज़ाहिर है सारे रिलेटिव्स भी, पुलिस वाले भी सारे ढूंढने लग गए होंगे। अपने कैंप से तकरीबन 2 मील के फासले पे दरख्त के नीचे अच्छी हालत में मिला, खुशबाश था, जिंदा भी था, कोई मसला परेशानी नहीं थी। मिशिगन स्टेट पुलिस ने एक बयान में ये बताया कि इस बहादुर लड़के ने एक दरख्त के नीचे पनाह ली थी और बिलाखिर वहीं से मिल गया। और पुलिस को बताया इसने कि इसके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस बच्चे ने सिर्फ बर्फ़ खाई है। अब सवाल ये कि इस जंगल में बर्फ़ कहाँ से मिली थी इसको? वहाँ पर बर्फीला जंगल होगा ना, नहीं बर्फीला इलाका होगा। देखिए बर्फीला इलाका होगा तो दरख्त कहाँ से आएंगे? ये थोड़ी सी दरख्त, वो सूखे हुए दरख्त हैं। चले बहरहाल इस बच्चे ने 2 दिन बर्फ खाई, जिंदा रहा। 8 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। मैं इस बात पे हैरान हूं कि बहुत छोटा होता है, लेकिन उसने पैनिक क्रिएट नहीं किया, अपने आप की हिफाजत की है। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज थी। उसको हो सकता है पता ही ना हो डर क्या होता है। हाँ, ये भी हो सकता है। अगली खबर ऐसा नहीं हो सकता वैसे, ठीक है। अगली खबर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़े मजे की खबर है। मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ ये खबर कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन आम जो है वो जापान में काश्त किया जा रहा है। और ये खूबसूरत रंग जो आप देख रहे हैं ना, ये आम का रंग है। $230 सिर्फ और सिर्फ 66,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ताहम इसे काश्त करने के लिए गैर रवायती तदबीरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इसकी काश्त होती है दिसंबर में। एक तो वैसे जापान में सर्दी और दिसंबर में मजीद सर्दी। दिसंबर के अंदर ग्रीन हाउस बनाया जाता है और उस ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर रखा जाता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और वहां पर इसको काश्त किया जाता है। अब इसका नाम बहुत कमाल का रखा गया। इस ब्रांड का नाम है होकोगेन, जिसका ये मतलब है बर्फ में सूरज। क्या बात और इस इलाके में बेशुमार बर्फ पड़ती है, इसीलिए कुदरती गर्म चश्मे जो है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और यही चश्मे आम की मौसम सरमा की यख बस्ता सर्दी में पक्का और जायकादार, मुनफरिद और खुशबू फराहम करने वाला आम, जो दुनिया में सबसे महंगा तरीन आम तस्वुर होता है और जापान से इसका ताल्लुक है। अच्छा, आम वैसे तो गर्म इलाकों में गर्म मौसम में होता है हमारे, और जो इलाका इतना ज्यादा गर्म होता है ना उतना ही ज्यादा वहाँ पे आम की पैदावार होती है। अच्छा आम, सिंध का आम, मुल्तान के आम बड़े मशहूर हैं। आम की वैसे तो बहुत सारी किस्में हमें गालिब याद आ जाता है, बट चौसा आम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। उसका जूस भी इवन आम हो, ठंडे हो और बहुत सारे। क्या बात है, आपने तो माहौल बना दिया। मैं ही आ गया। वैसे आम मेरे ख्याल मार्केट में आ गए होंगे। हाँ, आने वाले होंगे। मेरे कुछ वाटरमेलन तो आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह की गर्मी पड़ी नहीं है तो आम ज्यादा पके नहीं होंगे। मेरा ये ख्याल है, अभी तक मैंने मार्केट में देखे नहीं है, वरना हर जगह इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट। लेकिन इस दफा आम के ऊपर भी एक शो बनता है। देखे पूरा जिस तरह बच्चों को नहीं होता स्कूल में, बच्चों को जिस तरीके से दिया जाता है स्ट्रॉबेरी डे, मैंगो डे, और इसके साथ साथ ये स्ट्रॉबेरी डे, मैंगो डे हम इसलिए खाते हैं हमारी सेहत अच्छी हो। तो हमारी सेहत की जब बात होती है तो इकोसिस्टम पूरा जो है ना, हर चीज की सेहत का ख्याल रखना जरूरी होता है। उसमें जानवरों की सेहत भी इंपॉर्टेंट होती है, पौधों की सेहत भी इंपॉर्टेंट होती है। और आज का जो दिन है वो डेडिकेट किया गया है पौधों की सेहत के हवाले से, प्लांट्स की सेहत, प्लांट्स को हेल्दी रखना। हमें बचपन में ये पढ़ाया जाता था कि ये पौधे जानदार होते हैं, ये सांस भी लेते हैं, ये फलते फूलते भी हैं इंसानों की तरह, तो इनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और इंसान की खुराक का जो 80% हुसूल होता है वो पौधों से होता है। और सांस लेने के लिए 98% ऑक्सीजन भी पौधे पैदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पौधे खतरात का शिकार हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि खुराक पैदा करने वाली 40% फसलें जो हैं वो कीड़ों मकोड़ों और मुख्तलिफ बीमारियों की नज़र हो जाती हैं। ज़ाहिर देखभाल नहीं होती तो इस सूरत में ये होता है, जिससे दुनिया भर में खुराक की कमी के खतरात मंडला रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और इंसानी नकलो हमल, माहौलियाती निज़ाम की तब्दीली की बहुत बड़ी वजूहात हैं, जिससे हयातियाती जो तनोआ है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और देखें, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फूड हम प्लांट से ले रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, जिस तरह पौधे कीड़ों मकोड़ों का या फसलें जो तो है, फिर नेचर आपका ख्याल नहीं रखेगी। फिर नेचर हमारा ख्याल नहीं रखेगी। अगर पौधे इस तरह कीड़ों का शिकार होते रहेंगे, अगर उनकी अफजाइश अच्छी नहीं होगी तो हम खुराक उस तरह। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों के घर में अगर जगह नहीं है दरख्त लगाने की तो एटलीस्ट गमले तो मौजूद होने चाहिए। अपना इकोसिस्टम खुद क्रिएट करें ताकि आप लोग बेहतर सांस ले सकें। ख़वातीन-ओ-ज़ात, ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि आज 12 मई का दिन
एक मुक़द्दस पेशा नर्सिंग के हवाले से ये दिन आलमी तौर पर मनाया जाता है और इसको मनाने का मकसद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और ख़ास तौर पर उसमें नर्सिंग जो है उसकी हौसला अफजाई करें और जितना मुश्किल काम, जितनी मुश्किल ड्यूटीज़ वो दे रहे हैं, डॉक्टर से ज़्यादा पेश है, आगे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई बनती है। फ्लोरेंस नाइट एंजल एक खातून थी जिन्होंने इस शोबे का आगाज़ किया था। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके यौम पैदाइश पर ही ये दिन मनाया जाता है और 1860 में नर्सिंग के मुक़द्दस पेशे की बुनियाद रखने वाली इतालवी खातून फ्लोरेंस नाइट एंजल को आज के दिन खराज तहसीन भी पेश किया जाता है। मजीद हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाएं। सुबह पाकिस्तान के साथ फ्रेंड। इंटरनेट का इस्तेमाल मनफी नहीं बल्कि मुस्बत तरीके से करें ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा करेंगे। देखिए वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, ये जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि इस तरह के जितने भी यानी काबिल कदर लोग हैं उन्हें इस सिलसिले में ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से हमने अपने हाथ को, अपनी ज़बान को यानी कंट्रोल में रखना है, तो ये इस वक्त सोशल मीडिया हमारी ज़बान बन चुका है, हमारा ये हाथ बन चुका है, हमारा ये हथियार बन चुका है। जिस तरह गलत ज़बान इस्तेमाल करना, गलत तरीक़ाकार, गलत तरफ जाना करना वो शरीयत में मना है, इसी तरह इसका इस्तेमाल गलत जो है वो शरीयत में भी मना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तेजी से बदलती दुनिया में कोई खबर अपने पस मंजर में हतमी नहीं। खबरियत के किसी भी नुक्ते पर शफाफ मालूमात के बगैर तज्जिये की कोई बुनियाद नहीं। किसी भी वाक़ये के मुहर्रिकात और असबाब जाने बगैर मंतकी राय कायम करना मुमकिन नहीं। खबर की दुनिया में जब एतराज़ात इख्तिलाफात को जन्म दें तो तहकीक ही वाहिद रास्ता है। नुक्ता आगाज से नुक्ता अंजाम तक। मैं यशफीन जमाल नुक्ता एतराज के साथ। देखिए नुक्ता एतराज यशफीन जमाल के साथ रात 8 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर थे हम तो एक डिब्बे में थे और मेरे चंद एक आर्टिस्ट जो थे वो दूसरे डिब्बे में थे। तो लंदन किंग क्रॉस स्टेशन पे जब पहुँचे तो कुछ डिब्बे जो हैं वो कट कर लोको शेड में चले जाते हैं। तो हम अपने डिब्बे में थे दोनों। हम जब सुबह 7 बजे उतरे तो हमारे आर्टिस्ट जो थे वो डिब्बे कट गए और वो लोको शेड में चले गए। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले नजम ने थोड़ा सा टीजर दिया था कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। नर्सिंग एक अहम और मुकद्दस पेशा। हमारी जो मेडिकली डिपेंडेंस होती है वो 80% नर्सेज पे होती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, कितनी डोज किस वक्त चाहिए, उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है, देखभाल करना, ख्याल रखना, हर चीज़ को मॉनिटर करना, आपकी एक एक ज़रूरत को पूरा करना हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए, और फिर आपको एंटरटेन करना हर हवाले से कि आपने मेडिसिन लेनी है, कहाँ से मिलेगी, आपको हर चीज़ जो बेड से नहीं उठ सकते उनको बेड पे प्रोवाइड करना। और फिर कोविड में जो हमने सबसे मुश्किल स्पैन देखा, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क था, जिनकी ज़िंदगियाँ दाव पे लगी हुई थी, वो हमारा नर्सिंग स्टाफ था। पैरामेडिकल स्टाफ की हम जिक्र करते हैं तो ये वो स्टाफ होता है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है मरीजों के साथ। इनको हर सूरत में हाथ भी लगाना है, चाहे मरीज कितनी ही वर्स्ट कंडीशन में हो। नर्सिंग स्टाफ कभी भी मरीज को अवॉइड नहीं कर सकता। ब्लड लेना टेस्ट पर्पस के लिए, कोई इंजेक्शन लगाना, कोई मेडिसिन देना, ये तमाम काम नर्सिंग स्टाफ के ज़िम्मे होते हैं। तो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं, और फिर तरह तरह के रवैयों का सामना करना। इसको भी कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें कि हमारे रवैये नर्सिंग स्टाफ के साथ कैसे होने चाहिए। जब हम अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो हम अपना बिहेवियर कैसा रखें। ऑल्दो मुश्किल में होते हैं लोग जब हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखना, तमीज़ से अच्छे रवैये के साथ पेश आना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे की बात करते हैं तो इसकी बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान ने रखी थी, और इस वक्त पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के नाम से नर्सिंग का एक रेगुलेटरी इदारा भी कायम है, जिसका मकसद नर्सों को खुद मुख्तार बनाना है। ये इदारा किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं आपको तारुफ करवाता चलूं। मेल नर्स और वाइस प्रिंसिपल शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जनाब मोहम्मद इश्तियाक साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा हैं फीमेल नर्स असिस्टेंट प्रोफेसर शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मोहतरमा हुमा रुबाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। खैरियत से आप सब लोग? थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। अरे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डिस्कस करें। पैरामेडिक्स के हवाले से भी हमने प्रोग्राम किया, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि डेली रूटीन में हम लोग डॉक्टर्स बुला रहे होते हैं, डिफरेंट डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और जिस तरीके से हम एंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमारी सारी सपोर्ट हमारी टीम्स होती हैं। तो आप लोग बहुत अहमियत के हामिल ये पूरा का पूरा शोबा है। मैं चाहूँगा इश्तियाक साहब आप बताएँ कि आपने खुद इस शोबे को बाय चॉइस ज्वाइन किया था या बाय चांस आप इस तरफ आ गए? थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। मैंने नर्सिंग के प्रोफेशन को बाय चॉइस लिया था, क्योंकि उस वक्त जब मैंने एफएससी किया 2003 में, तो शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने फर्स्ट टाइम मेल नर्सिस को इन द रीजन ऑफ इस्लामाबाद एंड पंजाब इंट्रोड्यूस किया कि जी मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया और फिर मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, और मैंने 2007 में ग्रेजुएशन की, और फिर उसके बाद मैंने शिफा में ही सर्व किया, और फिर नर्सिंग प्रोफेशन के साथ एफिलिएशन इतनी थी कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड प्रोड्यूस मोर नर्सेज। तो फिर मैंने क्लिनिकल कैरियर को छोड़ के फिर एजुकेशन को ज्वाइन किया, क्योंकि उस वक्त फैकल्टी की भी ज़रूरत थी। तो फिर क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के बाद फिर एजुकेशन में आया। क्या बात है। अच्छा हुमा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएं। एक तो ये कि ये वाइट यूनिफॉर्म, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी लॉजिक क्या होती है, और दूसरा एजुकेशन के हवाले से नर्सिंग स्टाफ की हम बात करते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ट्रेनिंग्स में क्या क्या शामिल होता है, इसके बारे में। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपका थैंक यू करूँगी। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आज 12 मई है, तो मैं सबको तमाम नर्सेज़ को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज़ डे की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का है ताल्लुक़, सबसे पहले तो ये कि हमें डिफरेंट डोमेन्स हैं हमारी। जैसे प्रीवियसली हम अगर बात करें एजुकेशन की, तो हमारे पास नर्सिंग डिप्लोमास होते थे जो कि 3 इयर्स का होता था, और उसके बाद जो था, जो मतलब वंस ग्रेजुएशन होती थी तो वो लोग ज्वाइन कर सकते थे हॉस्पिटल्स को, और वहाँ पे केयर प्रोवाइड करते थे। स्लोली ग्रेजुअली जो है हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किया ना, हमारे गवर्नमेंट वाले भी इस तरफ आ गए। हमारा BSc इन नर्सिंग भी है, तो अब BSc इन नर्सिंग जो है वो भी एलिजिबल है फॉर दिस, और डिप्लोमा इन नर्सिंग भी। लेकिन अभी जो है हमारा डिप्लोमा जो है वो फेज़ आउट हो रहा है, और हम सारे जो हैं BSc नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और इनका प्री रिक्विजिट FSc प्री मेडिकल होता है, और उसके बाद तो स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर मूविंग, और हम जो है इसमें फर्दर जो है इनोवेशंस ला रहे हैं। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग, तो प्रीवियसली और अभी हम कंपेयर करें तो इट्स नॉट ओनली कि साइंस, बेसिकली नर्सिंग की जब हम बात करते हैं ना, इट्स आर्ट्स एंड साइंस कम्बिनेशन। सो वी आर टीचिंग different subjects like
हमारे पास साइंस के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास नर्सिंग के डोमेन्स के, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होते हैं, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग होते हैं। फिर हमारे पास हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे अगर ओल्ड एज है तो उनके लिए जीडियाट्रिक नर्सिंग होती है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है। सो हमारे पास ये है। उसके अलावा भी अब आ गए हैं, मतलब। नहीं, वो उस BSc का पार्ट है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग ऐसी नर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि रिसर्च और उन डोमेन्स में भी आगे जा रही हैं। तो हम लोग बायोस्टैटिस्टिक का कोर्स होता है, नर्सिंग रिसर्च का कोर्स होता है, जो कि उनको फर्दर अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो नर्सिंग रिसर्च। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि ये शोबा इतना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने FSC किया, इंजेक्शन लगाना सीखा और नर्स बन गए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसकी प्रॉपर स्टडी होती है और एक प्रॉपर प्रोफेशन है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि प्रीवियसली हम जो देखते थे ना कि वो एक नर्स ट्रे पकड़ी हुई है और इंजेक्शन लगा रही है, ये इनका काम है। नाउ इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इट। और हम देख रहे हैं कि स्लोली ग्रेजुअली जो है हमारी नर्सेज जो है सबसे पहला जो उनका है कि पेशेंट को केयर करना, वो तो वो कर ही नहीं है। अलॉन्ग विद दैट उनकी मल्टीपल डोमेन्स हैं जहाँ पे वो कर सकती हैं। और हमारे जैसे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ हैं हमारी नर्सिंग की, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन है। वाइट यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म जो है ना, बेसिकली वाइट जो है ना पीस की निशानी है। तो बेसिकली वाइट यूनिफॉर्म जो है ना हमारा ये है कि इट्स टुवर्ड द पीस, टुवर्ड द सर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी डेफिनेटली। और वो अमन का निशान भी है ना कि जंग में भी सफ़ेद झंडा अगर लहरा दिया जाए तो वो अमन का निशान होता है। इवन आपके बॉक्सिंग की या UFC की जो फाइट चल रही होती हैं उसके अंदर भी अगर आप वाइट टॉल फेंक दें तो वहाँ पर फाइट जो है वो रुक जाती है। तो ये वाइट सिंबल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस का है। इश्तियाक साहब ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लोगों के शोबे को बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल की बैकबोन अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन ज्वाइन करना चाहती है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इजीली अवेलेबल हैं इसकी जॉब्स या मार्जिन है, और पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी बताइएगा। थैंक यू जी। रिगार्डिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़, नर्सिंग में 3 मेन डोमेन्स होते हैं। आप या तो क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं जिसमें आप पेशेंट केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द हॉस्पिटल सेटिंग। आपने देखा होगा OPD से लेके क्रिटिकल एरिया तक डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट एरियाज़ में नर्सेज काम कर रही होती हैं। तो आप किसी भी एक एरिया की स्पेशलिटी को फिर आगे अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो क्लिनिकल ट्रैक में है ये चीज़ें। दूसरा होता है आपका एजुकेशन में भी नर्सेज आप टीचर बन सकते हैं, आप इवन प्रोफेसर रैंक तक जा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी हमारे पास डोमेन्स होते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में आप काम कर सकते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, जिसमें कम्युनिटी में आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों की स्क्रीनिंग और ये चीज़ें सारी आप कर सकते हैं स्कूल्स में। इसी तरह आप ये जो आपके मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, हमारे कुछ ग्रेजुएट्स उनमें भी काम कर रहे हैं। वो लोग इन चीज़ों को मतलब अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ साथ उनके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो ये 3 मेजर डोमेन्स हैं। ठीक है। लेकिन एजुकेशन में फिर एक सब होता है कि आप रिसर्च तो खैर क्लिनिकल ट्रैक वाले भी कर सकते हैं, एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नर्स एज ए रिसर्चर भी काम कर रही हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप अभी जैसे एक पर्सन को जब वो ग्रेजुएट होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको ज़्यादातर चाहिए होता है कि मेरी जॉब सिक्योर हो। जब मैं ग्रेजुएट हूँ मुझे फ़ौरन जॉब मिल जाए और अच्छी सैलरी पे मिले। तो तीसरा होता है इस शोबे में है, तीसरा होता है कि आपको फिर रिस्पेक्ट भी मिले। कि उसमें आप देखें नर्सिंग में ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। वंडरफुल। कि आप जैसे ही ग्रेजुएट होंगे हॉस्पिटल्स आपको अप्रोच, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अप्लाई करें, इफ़ यू आर अ गुड नर्स, आपकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी स्ट्रांग है तो कोई भी हॉस्पिटल आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो इमीडिएटली आपको हायर कर लेगा और अच्छी सैलरी पे हायर करेगा। अच्छा, ये जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है इसमें हुमा क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक अच्छे नर्स में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, वेदर हु इज़ मेल और फीमेल कोई भी हो? इसमें ये ना कि कुछ हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केयरिंग, कंपैशनेट टुवर्ड्स द प्रोफेशन, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा जो होता है अदर दैन दैट वो फिर आगे आप डोमेन्स में जाते हैं, जिसमें आप बात करते हैं कि आप एजुकेशन वाइज कि आपका किस लेवल पे एजुकेशन है, क्योंकि अभी तो हमारे पास खाली BSN नहीं है, वी आर अप्रोच टू PhD लेवल एज वेल। तो हमारा तो एजुकेशन वाइज वो आपके पास कितना है,
फिर उसके बाद जो स्किल्स आप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी स्किल्स आप परफॉर्म करते हैं हर एक का अलग से कॉम्पिटेंसी चेकलिस्ट होता है। तो आप कोई भी स्किल करते हैं तो उसकी अलग से कॉम्पिटेंसी, तो स्किल वाइज कॉम्पिटेंसी, नॉलेज वाइज कॉम्पिटेंसी, यू आर केयरिंग, यू आर कंपैशनेट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें काउंटेबल और ये जॉब से पहले देखी जाती हैं सारी चीज़ें। जी एग्जैक्टली। ठीक है, इश्तियाक सर एक चीज़ ऐड करूँगा, हम लोग जब स्टूडेंट्स को टीच करते हैं ना थ्योरी के साथ साथ, हमारे पास लैब्स होती हैं, हर नर्सिंग कॉलेज में एक अपनी लैब होती है जहाँ उनको हम डमीज़ के ऊपर ये चीज़ें सिखाते हैं कि पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, इंजेक्शन लगाना है तो कैसे लगाना है, कोई एनजी पास करनी है तो वो कैसे पास करनी है, या उसको चेंज कराना है, टर्न करना है तो कैसे करना है, ये सारा हम डमीज़ में सिखाते हैं पहले उनको। उसमें फिर हमारे पास वो चेक लिस्ट होती है जिस पे फैकल्टी स्टूडेंट्स को एवेलुएट करती है कि अच्छा इसकी ये कॉम्पिटेंसी लेवल अचीव हो गया है। देन फिर आप नेक्स्ट जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल हाइजीन केयर, देन आप क्रिटिकल केयर, फोर्थ ईयर में जब स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तो क्रिटिकल केयर की कॉम्पिटेंसीज उनकी आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो एक नर्स जो सर हमने क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी का जिक्र कर लिया, तो अब एक ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जॉब में चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या क्या आपको नज़र आते हैं, क्या क्या फेस करते हैं आप? जी, चैलेंजेस डेफिनेटली जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल है, हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपके प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन के चैलेंजेस में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं विद रिगार्ड टू द क्लिनिकल, तो शॉर्टेज ऑफ नर्सेज इज वन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 1,04,65,000 के करीब नर्सेज हैं ओवरऑल रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, लेकिन हमें अराउंड 2 मिलियन नर्सेज चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास जो है 1.5 नर्सेज पर 1000 पॉपुलेशन है। इसकी वजह क्या हमारी जो ये बच्चे हैं ये इस तरफ नहीं आ रहे? इसकी वजह एक तो पहले तो ये था हॉस्पिटल्स हायर नहीं कर रहे। एक्चुअली इसके पहले एक वजह तो ये थी कि हमारे पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अच्छा। 2016 के बाद एक अच्छा ग्रोथ आया नर्सिंग कॉलेजेस में। पहले यूजुअली ये पब्लिक सेक्टर्स में हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट थे जो नर्सिंग ऑफर कर रहे थे। तो अभी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो अभी ये कि नंबर ऑफ कॉलेजेस जब बढ़े तो डेफिनेटली फिर आपका स्टूडेंट इनटेक बढ़ा। तो अब वी आर होपफुल कि अभी इंटरेस्ट हमारा डेवलप नंबर जो है वो बढ़ेगा। अब ज़ाहिर जैसे जैसे नई लौट आएगी, आप चैलेंजेस का बता रहे थे। बिल्कुल, तो एक तो चैलेंजेस शॉर्टेज ऑफ नर्सेज है, सेकंड जो है ना कुछ पब्लिक सेक्टर्स में सर्विस स्ट्रक्चर्स के भी इश्यूज़ हैं। हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कर ली, लेकिन वो अभी तक उसी एक जो है ना चार्ज नर्स की पोजीशन पे हैं। तो उनका सर्विस स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, जैसे वो ग्रोथ, जैसे दूसरे प्रोफेशंस में आपकी ग्रोथ होती है, आप क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, तो आपके प्रमोशंस और स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। एक तो वो आपका चैलेंज होता है क्लिनिकल में। फिर डेफिनेटली पेशेंट लोड, सही बात। तो आइडियली अगर एक मेडिकल सर्जिकल वार्ड में एक नर्स के पास 1:8 या 1:10 की रेशियो होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 1:40, 1:30 की रेशियो चल रही होती है। तो जिस वजह से फिर डेफिनेटली जब आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है तो फिर परेशानी की सूरत हाल पेशेंट को खवातीन के लिए खास तौर पे चैलेंजेस हुआ, अगर आप वो भी मेंशन करें कि खवातीन क्या क्या फेस करती हैं इस प्रोफेशन में। पेशेंट सेटिस्फेक्शन तो वन थी, लेकिन जो मेजर होता है चैलेंज वो होता है कि शिफ्टिंग ड्यूटीज़। जब बीइंग अ नर्स, जब आप आपको शिफ्टिंग ड्यूटीज़ करनी है तो वो भी एक चैलेंज होता है। ऑल्दो कि ये जो चैलेंज है ये और भी प्रोफेशंस में होता है, बट हमारे बारे में भी होता है, मतलब और भी प्रोफेशंस में होता है, डॉक्टर्स भी करते हैं और भी प्रोफेशंस करते हैं, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, लोगों की तरफ से क्या किस किस्म के रवैये? और नहीं, लोगों का अच्छे भी अब रवैये आते हैं। यूजली जो है ना, अब लोग स्पेशली कोविड के बाद जब उन्होंने देखा कि जी नर्सेज आर द फ्रंट लाइनर, वही उनके पास 24 आवर्स होते थे। बाकी तो आया, मतलब ठीक है, एवरीवन प्रोफेशन हैव देयर ओन लिमिटेशन, आते हैं जी नर्स के लिए पॉसिबल आया, आपने ऑर्डर किया चले गए, लेकिन आप जो बीइंग अ नर्स आपने 24 आवर्स उनके साथ काम करना है। सोशल डिस्टेंस एंड वो सारी चीज़ें आपकी वो हैं, प्रिकॉशंस आप करें, लेकिन स्टिल आप 24 आवर्स उनके साथ ही। तो लोगों का एक ट्रेंड चेंज हुआ है, रवैया चेंज हुआ है, बिल्कुल रवैया उनका चेंज हुआ है और वो अप्रिशिएट करें। इवन के हम अब नर्सिंग में इतनी अच्छे से, मतलब वो मैं कोट करूँगी कि इवन के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था हमारी डॉक्टर रईसा को 2020 में इन कोविड। तो ये बिकॉज पीपल हैव अप्रिशिएटेड कि जी नर्सेज जो है वो एज अ फ्रंट लाइनर है और वो करती हैं। चैलेंजेस भी होते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे सर इश्तियाक ने बात की कि हमारे पास नर्स पेशेंट रेशियो जो है वो मैटर करती है। तो वहाँ से क्या होगा कि जब आप वर्क बर्डन है, वर्क ओवरलोड है, तो आप एक की सुनेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है ना सबको खुश करना। एक नर्स में से अप्रोक्सीमेटली
कितने पेशेंट्स को डील करती है या करता है एक दिन में? लाइक 24 आवर्स के अंदर उसमें आपका रेस्ट टाइम निकालते हैं जितनी देर ड्यूटी की, 60, 70, 100 कितने? ये डिपेंड करता है वेरी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। आप करें क्रिटिकल केयर, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर का भी फ़र्क है। अगर आप पब्लिक में कर रहे हैं तो मे भी आपको एक वार्ड में 50 पेशेंट भी मिलेंगे, 60 पेशेंट्स भी मिलेंगे। अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाहिर पता है वो थोड़ा सा, हाँ वहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी खैर इतना 5 भी हो सकते 10। और फिर सिचुएशन कि आप वार्ड में काम कर रहे हैं, 5 तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही वार्ड में काम कर रहे हैं, आप क्रिटिकल केयर में कर रहे हैं तो क्रिटिकल केयर में तो 1:2 की रेशियो होती है। अच्छा उमा, कुछ डिफरेंस है पैरामेडिक्स और नर्सिंग में? बिल्कुल या पैरामेडिक्स और नर्सिंग सेम है? नो, पैरामेडिक्स और नर्सिंग जो है दैट आर 2 डिफरेंट प्रोफेशंस, स्पेशली व्हेन वी से नर्सिंग इज अ प्रोफेशन और पैरामेडिक्स जो है उसमें बाकी स्टाफ आ जाते हैं, लेकिन वो इसमें जो मेन वो है वो प्रोफेशन का है। जैसे एजुकेशन वाइज हमारा जो होता है ना कि हम कहते हैं कि किसी भी प्रोफेशन को आप करने के लिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसमें हमारा एजुकेशन होता है, हमारा रिसर्च होता है, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हमारी रेगुलेटरी बॉडी, मतलब मेडिकल लेबर्स को हम लोग कह सकते हैं पैरामेडिक्स। और यूजली ये जो है ना हमें सुनने को मिलता है पैरामेडिक्स, एंड वी ट्राई टू tell people that we are not paramedics। ठीक है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हमारे भी जहन में ये सवाल आया था। सर आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, जो कि मैं चाहता हूं कि हमारी यंग जनरेशन भी सुने, पॉजिटिव स्टेप्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए हैं, प्लीज़ वो बताइएगा। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नर्सिंग के मतलब नर्सिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इनके ग्रेड्स को इम्प्रूव किया। पहले इनको 14 ग्रेड मिलता था, फिर 16 ग्रेड पे इनको लेके आए। इसी तरह फिर इनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, जिसमें अभी हमारे पास किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज चक शहजाद में बन रही है। इसी तरह इनकी लाहौर में एक यूनिवर्सिटी का प्लान है, यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग का। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स या स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं नर्सिंग ग्रेजुएट्स को, स्टार्टिंग फ्राम BS एंड टिल PhD। इवन मैं भी जो हूँ वो गवर्नमेंट के एक स्कॉलरशिप पे PhD कर रहा हूँ, PhD नर्सिंग। तो ये गवर्नमेंट के बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। और फिर गवर्नमेंट ने हमारे जो नर्सेज हैं उनको फैसिलिटेट किया टू गेट देयर जॉब्स इन द फॉरेन कंट्रीज वेयर दे आर सर्विंग द अदर नेशंस। तो उससे भी डेफिनेटली नर्सिंग का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई नर्सेज की, और नर्सेज की ग्रोथ भी हुई, क्योंकि वहाँ जब उन्होंने इंटरनेशनल नर्सेज के साथ जाके काम किया, दे लर्न मैनी थिंग्स फ्राम दोज नर्सेज एंड कम बैक विद दोज स्किल्स इन द कंट्री। तो अभी उन्होंने वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्रोफेशन इन द नेशन। जबरदस्त, एंड इट्स वेरी नेसेसरी। हुमा, डॉक्टर और नर्स का रिलेशन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? ओके, बेसिकली डॉक्टर और नर्सेज दे बोथ आर टीम, तो आइडली तो उनको एक टीम की तरह काम करना चाहिए और कोलैबोरेट करके बहुत अच्छे से। और इसीलिए कि जब भी हम पेशेंट केयर की बात करते हैं ना, तो अगर टीम वर्क हो, चाहे वो डॉक्टर नर्सेज का हो या दूसरे स्टाफ का हो, तो उसके कोलैबोरेशन से वो जो है ना वो पेशेंट की जो है ना वो सबसे अच्छी केयर प्रोवाइड की जा सकती है। एज आई टोल्ड यू कि अभी चीज़ें ना चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में है, थोड़ा सा अभी में मसला है, बिकॉज जब अब हम कह रहे हैं ना कि एजुकेशन वाइज हम कह रहे हैं कि BSc नर्सिंग ना, अभी हम MSc नर्सिंग, हम अपने मतलब ओवरऑल एक बात करते हैं इंस्टीट्यूशन में, जब हम जाते हैं हम कहते हैं कि जी मैं अभी PhD स्कॉलर हूँ, कैंडिडेट हूँ, या हम अभी PhD के कहते हैं अच्छा PhD नर्सिंग में भी PhD होती है। People get surprised, और वो people get surprised, but I believe कि एक specialized doctor, एक surgeon equivalent to PhD in nursing। अगर उनका हम MBS करें तो वो तो BS के इक्वल ही है, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है ना वो अभी थोड़ी सी है। अच्छा, और एक थोड़ी सी उम्मीद है कि आ जाता है। ब्रेक में हम लोग एक जोक भी नजम ने शेयर किया कि सिस्टर कहते हैं ना नर्स को, एक्चुअली वर्ड इज अ सिस्टर। Yes. तो इसके बारे में भी थोड़ा सा, अगर इट्स नॉट अ असिस्टेंट वर्ड, एक्चुअली असिस्टर या बेसिकली क्या है कि सिस्टर का जो हम कहते हैं ना कॉन्सेप्ट, वो कहते हैं ना कि एक हम उसको सोशल बॉन्डिंग, जैसे हम लोग रिस्पेक्ट में, अभी हम लोग अगर फॉरेन बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि जी आपने पेशेंट को बाय नेम बुलाना है। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान में अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो हम अगर किसी बुजुर्ग को बाय नेम बुलाएं तो वो तो अच्छा नहीं समझा जाता ना। तो दिस कुड बी वन ऑफ द पर्सपेक्टिव कि वो उसको एज अ लाइक वो सिस्टर कह के बुलाते हैं।
लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि अब मेल इन नर्सिंग भी आ गए हैं, तो अभी उनको उनको क्या sister नहीं बुलाएंगे? कह उनको तो सकते। सिस्टर नहीं बुला सकते। उनको क्या बुला, आपको वैसे यूजुअली आपके प्रोफेशन के लोगों में क्या बुलाया जाता है, कैसे मुखातिब किया जाता है? यूजुअली हमारे नाम से ही हमें बुलाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड लगा होता है तो लोग उस नाम से हमें कॉल अच्छा, करते हैं। इससे अक्सर ये अभी भी- वैसे भी हमने देखा है कि अभी ये ट्रेंड ऑफ सिस्टर थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज ऑफ द और इंट्रोडक्शन ऑफ द नजम का मेल जो जोक नर्सेस। था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। नजम क्या था वो? नहीं, मेरा तो जोक था उसको रहने ही देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है इस वक्त? हमारी बेसिकली जो एडमिशन क्राइटेरिया नॉट ओनली यूनिवर्सिटी बट ओवरऑल पाकिस्तान में नर्सिंग काउंसिल देती है। ठीक है। बीएससी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए। अच्छा। मिनिमम 50% प्री मेडिकल मस्ट है। जी, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। और फिर आपकी एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स। और जेंडर की कोई वो नहीं है, कुछ जगहों पे है अभी, बल्कि इन्होंने कर दिया है कि 50-50 जेंडर आपका होना कोटा चाहिए। रखी है? लेकिन जी नॉट कोटा, बट उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट्स को भी दी है ठीक है कि आप हमने ओवरऑल डिफाइन कर दिया कि इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको अपनी नीड के बेस पे उसको करटेल करना चाहते हैं तो यू कैन डू। जैसे हमारे पास अभी 70-30 है, 30% हम मेल लेते हैं, 70% हम फीमेल कैंडिडेट्स लेते हैं। उसका एक रीज़न होता है बिकॉज आवर यूनिवर्सिटी थिंक कि आपकी जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, जैसे आपकी फीमेल पॉपुलेशन, पीडियाट्रिक वार्ड्स की पॉपुलेशन, इन सब में आपको ज़्यादातर फीमेल नर्सेज चाहिए होती हैं। मेल वार्ड्स में, इमरजेंसी वार्ड्स में आपको मे बी मेल नर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो दैट इज़ वाई वी थिंक 70% फीमेल नर्सेज एंड 30% मेल नर्सेज। लेकिन ये सिचुएशन डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट है। ये बहुत खूब है कि इसी तरीके से हम खुद समझते हैं कि नर्सिंग का शोबे को मज़ीद तरक्की मिलनी चाहिए और ताकि जो वर्क लोड है वो भी कम हो और हमारी यंग जनरेशन जो इस वक्त भटक रही है, जो अगर एक मोहल्ले में आईटी के स्टूडेंट्स 2 निकलते हैं, उनकी अच्छी जॉब्स लग जाती हैं तो पूरे मोहल्ले ने आईटी करनी है। 2 मीडिया में अच्छे ख़ानदान के बंदे सेटल हो गए तो पूरे ख़ानदान ने मीडिया में चले जाना है। तो इसलिए जो है ना मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो मेडिकल की तरफ आएँ और ख़ासतौर पर नर्सिंग की तरफ आएँ। बिल्कुल आना चाहिए। और अभी हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डॉलर के हवाले से स्पेकुलेशंस चल रही थी, उसकी कीमत ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन एक ज़बरदस्त खबर जो सामने आई है वो ये है कि गैर मामूली कमी हुई है डॉलर की कीमत में। इंटरबैंक में 10 रुपये 93 पैसे डॉलर की कदर में कमी हुई है और सस्ता होने के बाद डॉलर इस वक्त इंटरबैंक में 288 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल जी, इट्स अ गुड न्यूज़। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 93 पैसे सस्ता हुआ है और ये गैर मामूली कमी है। इतने ज़्यादा पैसों का कम होना बहुत अहम खबर है ये कि इंटरबैंक में डॉलर जो है इस वक्त 288 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी कि रुपए की कदर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो अभी जो खबर आई है बहुत अच्छी है। स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी अच्छी खबर है, ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर है ये कि डॉलर जो है वो 10 रुपये सस्ता हुआ है रुपए के मुकाबले में और इस वक्त रुपया 288 रुपए के मुकाबले में $1 जो है वो इस वक्त ट्रेडिंग चल रही है। मुल्क पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये और 93 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह सुबह अच्छी खबर आई है। हमारे नुमाइंदे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, ज़मीर अब्बास। जी ज़मीर, बताइएगा, डॉलर में एक गैर मामूली कमी देखी गई है। जी बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि 9 मई को जो डॉलर का रेट इंटरबैंक में था वो 283 रुपये और 87 पैसे था, लेकिन 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए मुल्क में और इसके बाद 10 और 11 में भी जो सूरत हाल हुई इसमें काफ़ी पेशरफ थी इसमें और डॉलर का रेट जो है एकदम शूट हो गया। तकरीबन जो है इंटरबैंक में ही 298 तक जाके पहुंच गया। तकरीबन समझो कि 15 रुपये का इजाफा हमने देखा सिर्फ 3 दिनों में, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट रही है। और जो ओपन मार्केट है उसमें 300 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो काफ़ी गंभीर सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि कल एक फैसला आया, जो चीज़ें हैं काफ़ी बेहतर तरीके से सेटल डाउन होने लगी हैं, तो इसका असर जो है वो मार्केट पर भी पड़ा है। और जो डॉलर रेट है आज सुबह से ही हमने देखा कि वो तकरीबन 10 रुपये और 91 पैसे, मतलब राउंड ऑफ कर सकते हैं तो 11 रुपये अब तक कम हो चुका है और अब इस वक्त इंटरबैंक में 288 रुपये तक ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये मजीद कम होने की तवक्को है, क्योंकि जो इसका पिछला रेट था 9 मई को 283 तक ही आ जाएगा, जिससे मार्केट का रेट 283 और 84 के बीच नहीं है।
तो अब मजीद इसमें कमी का इम्कान है और वो यही सोचते हैं कि जितनी स्टेबिलिटी मुल्क में आएगी उतना ही डॉलर के जो रेट्स हैं उसमें भी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आपने अपडेट किया और यही साबित हुआ कि माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है मुल्क में स्टेबिलिटी। अब नौमान की सूरत हाल बेहतर हो तो इस तरह की अच्छी खबरें हमारे पास आती रहती हैं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया हुमा फॉर कमिंग और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके नर्सिंग के हवाले से भी। और हमारी दुआ है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वैसे ही ये शोबा भी आगे चलता जाए। बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए। इसी तरह मीडिया हमारे सपोर्ट करता रहा, हमें अच्छा पोर्ट्रेट We are करता with you, रहा, sir. डेफिनेटली Thank you so हमारा much. प्रोफेशन ग्रो करेगा। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को सुबह पाकिस्तान के साथ। फ्रेंड वेलकम बैक नाजरीन। आईने पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावेज जो हमारे मुल्क के लिए नहायत ज़रूरी थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के 25 साल के बाद एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमारे सामने आई और 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं आईने पाकिस्तान को अपनी हतमी शक्ल में आए हुए। उसके बाद कई तरमीम भी हुई। कौन से हुकूक मौजूद हैं, इदारों के काम का तयन, तरीक़ाकार का तयन, उन इदारों में शख्सियात जो काम करती हैं उनके दायरे कार का तयन, हर चीज़ आईने पाकिस्तान में मौजूद है। 1973 के आइन का हम जिक्र करते हैं तो एक तारीखी दस्तावेज है। इससे पहले कि मेरी बात तवील हो जाए, बेहतर है कि हम इसके जो अहम एस्पेक्ट्स हैं उन पे आज बात करें। शहरियों के हुकूक की जब बात होती है, फ़राइज़ की बात होती है, तो आईने पाकिस्तान इस डॉक्यूमेंट जिससे आप कंसल्ट करते हैं, जिसमें आपके जो पहले 40 आर्टिकल हैं उनमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई है और उससे अगले जो 240 आर्टिकल है, यानी टोटल 280 हैं, तो अगले 240 आर्टिकल जो हैं वो रियासत के जो बाकी इदारे हैं उनके अंदर जो काम करने वाली शख्सियात हैं, पार्लियामेंट की बात हो, अदलिया की बात हो, उन तमाम चीज़ों का तयन कर दिया गया कि उम्र की हद क्या होनी चाहिए शख्सियात के लिए, उनके काम का दायरा कार क्या होना चाहिए, तमाम बातें बता दी गई हैं। लेकिन जो आम आदमी के कंसर्न की बात होती है वो पहले 40 आर्टिकल हैं, जिसमें आइन हमसे मुखातिब है, हमारे हुकूक के बारे में बताता है, रियासत के हम पे फ़राइज़ क्या हैं और हमारे रियासत पे फ़राइज़ क्या हैं, उस पर बात की गई है। तो कोशिश करेंगे उन 40 आर्टिकल्स का जिक्र ज़रूर करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें कोयटा से वीडियो लिंक के जरिए सीनियर सहाफ़ी जनाब शहजादा जुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब ये बताइएगा, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा और पार्लियामेंट की जानिब से ही आवाम के हुकूक का ज़ामिन आईने पाकिस्तान 1973 हमें मिला, लेकिन इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कैसी है, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जमहूरी मुल्कों में जहाँ डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत होती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बड़े मजबूत होते हैं, उनको शायद इतनी परवाह नहीं होती कि 50 साल आप कॉन्स्टिट्यूशन के मना लें या उसके बाद का वो है। लेकिन क्योंकि ज़रा हमारी जो चेकर्ड हिस्ट्री में अगर आप देखें कि आइन को बड़ा रोंदा गया, आइन में अमेंडमेंट की गई, जो भी डिक्टेटर आया उसने कोशिश की कि अपनी सुपरमेसी जो है अपने हाथ में चीज़ों को ले लिया जाए, और ये एक क्रेडिट बिल्कुल जाता है पीपल्स पार्टी को और उसके खालिक जो ज़ेड भुट्टो साहब शहीद जो हैं उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इसको बनवाया, और पहला जिसको कहना चाहिए कि पहला अवामी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें तमाम चीज़ें का अहाता किया गया था। बहुत सी आइन को अगर आप देखें तो आइन है क्या चीज़, आप दोनों ने थोड़ा सा उस पर बात भी कर ली। आइन तो एक वो उसूल हैं कि सब ने अपने अपने दायरे कार में किसको क्या हकूक़ हासिल हैं, किसने क्या काम करना है, किसके फ़राइज़ क्या हैं। पार्लियामेंट की आपने बात की, जुडिशरी की बात की, इस्टेब्लिशमेंट की बात की, अदारों ने क्या काम करना है, किस तरह, और शहरियों को क्या हकूक़ और शहरी किस तरह उसको फॉलो करेंगे। अब तो ये बात बहुत ज़्यादा वो हो गई है कि आइन को तो आप बड़े उस फॉर्म में स्कूलों में मुतारिफ़ करवाएं, कॉलेजेस में मुतारिफ़ करवाएं, ताकि आम शहरी को पता हो कि क्या मेरे हकूक़ हैं और क्या वो हैं। तो जो बात आपने की कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए तो हर पार्टी लड़ती आई है, हर पार्टी ने जदोजहद की है जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखती है कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट इससे पहले अगर आप देखें
सेमी डेमोक्रेटिक वो था जब 58(2)B का इतलाक था। प्रेसिडेंट के हाथ में काफ़ी इख्तियारात थे। जब दिल चाह किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को चलता कर दिया, पूरी हुकूमत को फारिग कर दिया, पार्लियामेंट को फारिग कर दिया उन्होंने। और अगर ज़रूरत देखी कि सेनेट की ज़रूरत है तो ठीक है, सेनेट की ज़रूरत नहीं है उसको भी उसने फारिग कर दिया। लेकिन ये क्रेडिट फिर मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक अटैम्प्ट 1997 में किया, और लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि वो डिक्टेटरशिप आया और उसने दोबारा से अपने हाथ में ले लिया। और 18 अमेंडमेंट वाकई वो ऐसा है कि मुकम्मल आइन को बहाल करता है उसमें। जी ठीक, अच्छा जुल्फ़िकार साहब, क्योंकि मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर हम आइन की ओवरऑल बात करते हैं, उसमें पहले भी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मैं चाहती हूँ अक्सर जो हम गूंज सुनते थे आर्टिकल 6 की, उसके मुकाबले में उससे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 5 जो रियासत से वफादारी की बात करता है, एक आम शहरी के लिए रियासत से वफादारी का मतलब क्या है, मैं चाहती हूँ उस पर रोशनी डालें अगर आप। देखें ना, रियासत से वफादारी क्या, रियासत आप ओन करते हैं, रियासत आपको ओन करता है ना किसी शहरी को, तो शहरी का फर्ज है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको ओन करे। जिस तरह आप अपने घर को ओन करते हैं, अपने घर में आप कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, बिजली का निज़ाम ख़राब हो जाए, किसी चीज़ का कोई सिस्टम ख़राब हो जाए, दो भाइयों में रिश्ते, उस घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको ओन करें और उसको कहें नहीं ये घर है, इसको टूटने से बचाना है। तो रियासत का भी बिल्कुल ये आम शहरी का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको ओन करे। इसको मादर वतन की क्या बात है, देखें आप उसको देखें कि मादर वतन के लिए शहरी भी कुर्बान होते हैं, फोर्सेस भी कुर्बान होते हैं, उसमें चाहे पुलिस हो, चाहे फ़ौज हो, FC हो, रेंजर हो, एक एक इंच की हिफाजत की वो कसम खाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने वो हिफाजत की हुई है, किसी एक कसम खाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि शहरी जो है उस पर वो है। और आर्टिकल 6 की आपने जिक्र वैसे ही कर दिया। इस दफ़ा आर्टिकल 6 में 18 अमेंडमेंट में ये भी डाल दिया गया और बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये था कि आपने आइन को तोड़ा तो ये आप पर इतलाक होता है और आपको मुकदमा ट्रीजन का वो है। अब तो उन्होंने ये कर दिया कि आपने अगर इसको आपने इसको होल्ड कर दिया, इन एबेंस कर दिया उसको, या आपको किसी ने मदद की, वो उसमें आर्टिकल का एक इजाफा कर दिया कि किसी ने मदद भी की वो भी शामिल होंगे और ट्रीजन के मुर्तकब होंगे। और ट्रीजन की सज़ा क्या है? सज़ाए मौत है। ये इतना सख्त डेमोक्रेटिक जो पार्टी जो डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं, जो आपने बात की कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है, देखिए पार्लियामेंट क्यों सुप्रीम है ये थोड़ा सा देख लिया जाए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों उसको सुप्रीम वो कराती है? इसलिए कि अवाम जो है रूल करते हैं। किसके थ्रू रूल करते हैं? अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के थ्रू रूल करते हैं उसको। अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम सब समझेंगे, पार्लियामेंट में फैसले होंगे, अवाम के उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक वो फैसले होंगे, तो शायद कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी शख्स को मर्जी अपना नहीं कर सकेगा और किसी सूरत में भी जो है उस दायरे कार से आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। सब आइन के ताबे होंगे और सब ने जो है फॉलो करना। कि आप इस पर भी रोशनी डालें। 18th अमेंडमेंट का आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया। 18th अमेंडमेंट पर्सनली हमने खुद भी स्टडी की और हमें ये लगता है कि ये ज़रूरी था कि सूबों तक उनके इख्तियार पहुंचाए जाएं, क्योंकि जब हम 1973 के आइन की बात करते हैं तो वो आइन हमारे हुकूक का ज़ामिन इस तरीके से है कि उसने हर ग्रोह को जो है ना, हर किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को, हर किसी नस्ल से, किसी भी इकाइयों से ताल्लुक़ रखता हो, हर किसी को एड्रेस किया है। और 18th अमेंडमेंट मज़ीद उसकी तौसीक़ करते हुए मज़ीद लोगों के घरों तक जो है ना वो आइन का सफ़र पहुँचा और वहाँ पर उनके हुकूक और उनके फ़राइज़ की बात पहुँची। तो मैं चाहूँगा 18th अमेंडमेंट के ऊपर भी आप बात करें। देखिए 18 अमेंडमेंट में अगर आप देखें, सबसे जो मेरे ख्याल में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, कौन चाहता है? प्रेसिडेंट तो चाहता है कि सब कुछ मेरे हाथ में, तमाम इख्तियार तो मेरे हाथ से ना जाए। लेकिन देखें उस पर क्योंकि पीपल्स पार्टी थी हुकूमत में और पीपल्स पार्टी के सरबराह प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये काम किया कि पहला काम किया कि उसकी रूह, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है उसको बहाल करना था। वो ये बहाल करना था कि ये प्रेसिडेंसी के इर्द गिर्द जो है चीज़ें ना घूमें। पार्लियामेंट सुप्रीम हो,
प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट बनती है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो सारा कुछ उसको देखे। तो 58(2) भी जो है उनके हाथ से उन्होंने, क्योंकि इतने तल्ख तजर्बे पीपल्स पार्टी के पास भी, मुस्लिम लीग नून के पास भी इतने तल्ख तजर्बे हुए, उन्होंने फेस किया है, उन्होंने सफ़र किया है, तो उस वजह से एक तो उसको ख़त्म किया गया। दूसरा जो आपने कहा सूबों के हकूक़, देखिए मुल्क में हमेशा से जब से सूबे बने हैं 70s में, ये 1 यूनिट के बाद, हमेशा छोटे सूबे जो है उनको एक शिकायत रहती थी कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलते हैं, हमें जो है वो मरकज़ कुछ नहीं देता। ये चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद एक 11 साल का मार्शल लॉ, उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर, फिर वो कंट्रोल चीज़ें सारी, उसके बाद 2000 के बाद अब ज़रूरी था कि सूबों को आप हकूक़ दें, इसलिए कि सूबों में एक अमांगी जो है, वो शायद पंजाब को ये समझते थे कि पंजाब जो है वो हमारा हकूक़, लेकिन बहुत उस वक्त मुझे याद है कि 18 अमेंडमेंट में छोटे सूबों को, उस जो आज इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने पंजाब का हिस्सा NFC में कम किया और कहा नहीं सूबों को आप दे दें, इसलिए कि बड़े भाई की हैसियत से हम चाहते हैं कि वो ग्रीवेंसेस जो इतने अरसे से 70 ईयर्स से जो ग्रीवेंसेस थे, 70s के बाद जो ग्रीवेंसेस थे, उस ग्रीवेंसेस को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, जो आज प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नहीं हम अपना हिस्सा देते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अमांगी बढ़ती है, नफरतें कम होती हैं, और वो लोग जो इस वक्त चाहते थे कि जी नहीं तोपों का सारा रुख पंजाब की तरफ करें, अब आपने देखा बहुत से 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें कम हुई हैं। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दूसरा एक बड़ा अच्छा काम था कि बलूचिस्तान में, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान में मैं बैठे वहाँ से प्रोग्राम कर रहा हूँ, उस वक्त ये था कि 24 से ज़्यादा जो है सीटें जो हैं आ गई थी और मेजॉरिटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, क्योंकि बहुत बलूचिस्तान पीछे रह गया है तरक्की की दौड़ में, हम चाहते हैं कि उनके ज़ख्म पे हम मरहम रखें। उन्होंने कौम परस्तों के साथ इत्तेहाद किया और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, उनके तादाद जो है वो 9 थी उनके पास, 24 को उन्होंने एक तरफ कर दिया, 9 के उनको डॉक्टर मालिक को बना दिया, उन्होंने कहा आप चीफ मिनिस्टर बन जाए, और महमूद खान अचकजई के जो भाई हैं उनको कहा कि आप गवर्नरशिप ले लें, उनको गवर्नरशिप भी अपना नहीं लगाया। तो ये एक बहुत उस तरफ था, पुश किया कि सूबों में अमांगी आए, मुख्तलिफ ज़बानों में जो मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग हैं उनमें आंगी आए, कुर्बत आए, नज़दीकी आए। तो ये एक बहुत अच्छा 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत से सम्राट हमने देखे। वैसे जुल्फ़िकार साहब, ये इतना वाइड सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के, इस पे मेरा ख्याल है हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मौजूदा हालात को भी साथ अगर लेके चलें, बहुत बार हमें मिसालें दी जाती हैं, कभी अमेरिका की, कभी बरतानिया की, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं तो वो अनरिटन है, वो कन्वेंशंस पे मबनी है। क्या हमारा जो दस्तूर का जो हमारा दस्तूर है, अगर वो अनरिटन होता हमारी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हुए, क्या हमें वो सूट करता था, या आज जो मौजूदा आइन हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में मौजूद है हमारे लिए यही फेवरेबल है, और कितना मेच्योर हो चुका है? देखिए लोगों की भी बात है, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे, अगर वहाँ अनरिटन है तो वहाँ कोई वायलेशन होती है। अमेरिकन आइन उठा के देखें, 14-18 सफ़ों, 14 या 15 सफ़ों पर मुश्तमिल है। क्या वहाँ पर कोई इस तरह की वो बात होती है? डेमोक्रेसी जब तक मजबूत ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत ना हो, पॉलिटिकल पार्टी और लोगों का भी है, तो हम अनरिटन शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और ये प्रैक्टिस सिर्फ एक उसमें है, ब्रिटेन में है, उसके बाद पूरी दुनिया में अगर आप देखें 192 ममालिक हैं जो इस वक्त UN के मेंबर्स हैं, उसमें से पेशतर जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करते हैं। हाँ, इसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि ज़रूर है कि आप सिविक एजुकेशन जो है उसके साथ साथ आप आइन की लोगों को एजुकेट करें आइन के बारे में, आप एक सब्जेक्ट मुतारिफ करा दें, आप स्कूल्स में आप उसकी अहमियत बताएं, बच्चे को अहमियत बताएं, बड़ों को, जो कॉलेज के जो यंगस्टर है उसको यूनिवर्सिटी में, कि क्या अहमियत है आइन की। आइन को हम फॉलो अगर करेंगे तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, सब अपने अपने हदूद में रहेंगे। क्यों ऐसा है कि अनरिटन है ना, घरों में एक इक़दार है, वो इक़दार तो अनरिटन है, लेकिन क्यों ऐसा है कि सब अपने अपने हदूद में, बड़ा छोटा, मर्द औरत, माँ क्या है, माँ का क्या दर्जा है, बहनों का क्या दर्जा, ये सारा कुछ क्यों है कि इक़दार? वो इसलिए कि
अनरिटन है सारा, उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे अगर आइन रिटन है, इसको फॉलो करना जो है सबका काम है, सब इसको ऐसे फॉलो करें। ये सेक्रेट एक बुक है और मैं समझता हूं कि अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो हम ये आज सबसे बड़ी वजह क्या है, आज हम तरक्की के दौड़ में क्यों पीछे हैं, आज एजुकेशन में हम क्यों पीछे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कभी कानून को फॉलो नहीं किया, हमने आइन को फॉलो नहीं किया, हमने शॉर्टकट रास्ते तलाश किए हैं और उसमें जो भी डिक्टेटर आया उसने आइन को, बल्कि मैं हमेशा याद भी करता हूं अपने प्रोग्राम्स में, और कभी एक डिक्टेटर ने तो एक आइन का कागज का टुकड़ा, इसको तो फाड़ के फेंक देना चाहिए। और इसकी क्या अहमियत है, जब अगर हम एक इस मनसब पर बैठे हुए बंदा ये कहेगा तो आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा। तो ये बात हम हुकूक की बात कर रहे हैं, जिस आवाम के हम फ़राइज़ की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार कोयटा से, और हम लोग बात कर रहे थे आईन पाकिस्तान की, गोल्डन जुबली है उसके हवाले से आईन पाकिस्तान कैसे एक हुकूक का ज़ामिन है और कैसे हमारे ऊपर फ़राइज़ रखे गए हैं एक ले मैन के लिए कि वो स्टेट के ऊपर कैसे अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाए। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान के साथ। फ्रेंड किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है मीठा। कुछ मीठा खाया जाता है, ईद हो, कोई त्यौहार हो, कोई शादी हो, सालगिरह हो, हर मौके पे हम मीठे को प्रेफर करते हैं। उसमें डिफरेंट आइटम्स आ जाती हैं। केक्स का तो वैसे ट्रेंड होता ही है, उसके साथ डिफरेंट मिठाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं डोनेट्स हों और बेकरी आइटम्स बहुत सारे होते हैं। प्रेफर ये किया जाता है कि जाके ख़रीदा जाए जो चीज़ अच्छी लगे, लेकिन ऑनलाइन बेकरीज इतनी अच्छी अब इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, ख़ास तौर पे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बिजनेस अपने सेट कर लिए हैं कि हम घर बैठे एक क्लिक करते हैं, ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वो चीज़ हमारे घर पे आ जाती है। और वो समटाइम्स इतनी अच्छी होती है कि आपका दिल चाहता है कि आप हर दफ़ा यूँ ही ऑर्डर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में आपके पास चीज़ें आती रहें। हमारे पास आज एक ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर मौजूद है जो खुद बहुत छोटी सी है, लेकिन उनकी प्यारी सी छोटी सी एक ऑनलाइन बेकरी भी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाती हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ बनाती हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा अब्बासी जो अपना ये बिजनेस रन कर रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं कि पहले हम लोग जिक्र करते हैं कि आपने बेकरी से जाके ये चीज़ लेनी है तो अच्छी होगी। ये ऑनलाइन जो सेटअप्स चल रहे हैं, कई बेकरीज ऐसी हैं जो इनसे ऑर्डर ले रही हैं और आगे अपने कस्टमर्स को सेल कर रही हैं। तो आपको मिलवाते हैं अलीशा अब्बासी से। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, अलीशा अब्बासी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अलीशा, कैसे आपकी कहानी का आगाज हुआ, कैसे आपने शुरू किया? मैंने ये स्टार्ट लिया था जब कोविड टाइम था। उस टाइम हमारी सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, स्कूल कॉलेजेस, अब कोई काम नहीं था मेरे पास करने को कि मैं अपना टाइम स्पेंड करूं। सो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो प्रोडक्टिव भी हो। जब मैंने देखा कि मेरे में ये स्किल है कि मैं एक बेकिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है, तो मैंने एक उससे पहले की थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले जो है मैं काफ़ी प्रैक्टिस करती रही, अपने फैमिली में खिलाती रही, सबको बहुत अच्छा लगा। मुफ्त के केक और बेकरी आइटम्स आपने कितने खिलाए फैमिली वालों को? बहुत सारे अपनी फैमिली को बहुत सारे खिलाए। फिर मैंने जब वहाँ से स्टार्ट लिया कोविड टाइम में,
मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, मैंने अपना ऑनलाइन पेज बनाया जस्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, और बस वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट शुरू किया। और कौन कौन सी आइटम्स बना रही हैं? मेरी है ब्राउनीज है, पॉपअप डोनट्स है, स्टफ रोजेस, क्योंकि ये इस्लामाबाद में बहुत यूनिक है। लाइक मुझे जो है पाकिस्तान के बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं नेशन वाइड, सो वो वहाँ पे उनका भी यही कहना होता है कि ये हमें बाहर भी नहीं मिलती। लेकिन बेकरी आइटम्स की लाइफ कम होती है, तो जो मुल्क से बाहर जाती हैं चीजें, नहीं, वो मुल्क से बाहर जाती नहीं है लोग आगे, क्योंकि यहाँ वहाँ से बुक करवाते हैं और फिर यहाँ उनकी फैमिली को डिलीवर कर दिया जाता है, वो लेके चले जाते हैं। सो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं जो है बाहर डिलीवर करती। आप केक्स नहीं बनाती? नहीं, केक्स नहीं है। मेरा ये आइडिया था, मेरी ये पेश थी कि मुझे ऐसी चीज़ नहीं बनानी है जो और भी लोग बना रहे हैं। अब आप मेरी प्रोडक्ट्स अगर देखें तो आपको वो पता चले कि वो इस्लामाबाद में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इवन आपको पाकिस्तान ये में तो आपको बहुत अपने प्रोडक्ट्स लेकर आनी चाहिए थी। लेकर आनी चाहिए थी। इंशाल्लाह मैं आपको भिजवा दूंगी, ताकि हम टेस्ट करके भी जो है ना वो आपका रिव्यू करते हैं। श्योर, मैं आपको भिजवाऊंगी और आप तब टेस्ट कीजिएगा। ठीक है। सो मुझे ये बताएं कि अभी आपकी 3 से 4 आइटम्स आप बना रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो काफी सारे हैं, लाइक 10 to 15 आइटम्स हैं। ये मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताने के लिए हॉट सेल ब्राउनीज और डोनट्स के अलावा क्या क्या है? कुकीज है, लजानियाज है, पिज़्ज़ाज है, बहुत सारी आइटम्स हैं। अच्छा, मतलब पिज़्ज़ास और ये सब चीजें भी आप कर रही हैं? सेवरी प्रोडक्ट्स भी। ओके, और अकेले कर रही हैं या पूरी टीम है? नहीं, मैं अकेले कर रही हूँ, मैं अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल कर रही हूँ, सब मेरे काम मैं खुद कर रही हूँ। वेरी नाइस। और डिलीवर करने के लिए आपको खुद जाना पड़ता है, फैमिली से कोई जाता है? मैं ये थर्ड पार्टी सर्विस यूज करती हूँ, लाइक दीज आर कॉमन इन इस्लामाबाद। ठीक, सही, जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऑर्डर आपको कितना पहले प्लेस करना पड़ता है? मैंने मैम 2 दिन पहले, अगर किसी को बहुत अर्जेंट हो तो फिर वो 1 दिन पहले भी, क्योंकि बेकिंग जो है वो काफ़ी टाइम लेती है, उसकी प्रूफिंग में और सब मेथड्स में ना काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। और आपका ये ऑनलाइन जो सेटअप है ये कैसा चल रहा है बिजनेस वाइज, अगर हम लोग बात करें? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। इनिशियल स्टेज जो होती है, मोस्टली ये मैंने एंटरप्रेन्योर्स की भी सुनी कि उनका अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा। सो उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो। कितना टाइम लगा आपके पेज को ग्रो करने में? आई स्टार्टेड इन 2019। सो उस टाइम से लेके अब तक मैं उसको चला रही हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक स्टेबल पेज बन गया, मेरे बिजनेस एक स्टेबल है। और दिन में वैसे कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं? नहीं, बिजनेस जो है उसमें आपका ये होता है कि आपको उसमें आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप इस तरह नहीं बता सकते आपको डे में कितने आते हैं। मैं आपको मंथ्स में उससे बता सकती हूँ कि मंथ्स में कभी जैसे लाइक ईद हो गई तो वो उसमें मुझे 10 to 15 ऑर्डर्स आ जाएंगे। लाइक अब जैसे मदर्स डे आ रहे हैं संडे को, तो वो उस पर ऐसा होता है कि मेरे 10 से अबव हो जाते हैं। तो वो अच्छा, आपने वैसे डेज पहले भी कैलेंडर में मार्क किए होते हैं कि ये वाला डे आ रहा है, अच्छा भी ऑर्डर्स आएंगे? जी बिल्कुल, जैसे क्योंकि एक स्पेसिफिक डे होता है जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, ईद, तो वो उस पे जो है वो मेरे एक मार्क होते हैं, मेरे पूरा स्केड्यूल होता है उस डे का। वेरी नाइस, वंडरफुल। अलिशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके। और आपके पेज का नाम आप जल्दी से बता दें। bakerystreet.pk। bakerystreet.pk। सो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी हवाले से, कुछ भी चीज़ आपने ऑर्डर करनी हो, इनकी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं सारी। बहुत शुक्रिया अलिशा फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा होता है ना कि जब आपके पास ऐसे लोग मौजूद हों जो अपना जरिया खुद निकालते हैं और अपना एक अलग हमें पता चला, हमें देख के बहुत से हैं। लोगों को पता चला। अब मुझे लगता है अलिशा के पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा इधर उधर के कामों का, सिर्फ ये अपनी बेकरी आइटम्स बना रही होंगी, डिलीवर कर रही होंगी स्पेशल डेज के लिए। मुझे लगता है कि इनका बिजनेस अल्लाह करे कि और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा फले फूले, क्योंकि हम वैसे ही ख़वातीन को, स्टूडेंट्स को बहुत इंकरेज करते हैं। इवन जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी, या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो करे और हम इसी तरह से उसमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक हमारा बहुत टॉपिक, क्योंकि सोशल मीडिया के वाले से हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए भी, लेकिन बिजनेस के अलावा जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया, वो होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, जो प्राइमरी सोर्स। अब इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सा ऐसा मवाद मौजूद होता है सोशल मीडिया के ऊपर जो गुस्ताखाना होता है, जिसको एलिमिनेट होना चाहिए, जिसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको रिपोर्ट कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आज हम बात करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इस वक्त जिस किस्म के मनफी नताइज हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया में किस तरीके से क्या कोई रेगुलेटरी सेट करनी चाहिए या इसकी भी कोई ख़ास एजुकेशन देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं
वो सोशल मीडिया और वो ब्लास्फेमस कंटेंट है जो इस वक्त हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर बाकायदा सरायत करता चला जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे सोशल मीडिया के क़वाइद बनाए जा चुके हैं और हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी वेबसाइट्स भी मुतारफ़ करवा दी हैं कि जहाँ जाके आप ऐसे लिंक्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चंद एक गुजारिशात लाजमन पेश करना चाहूँगा। पहली बुनियादी बात यह है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, हुर्मत, नामूस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, इज़्ज़त और एहतराम एक साहिब ईमान के लिए ये पूरी दुनिया में सबसे अहम तरीन कोई चीज़ हो सकती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरू माँ ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम एक मुसलमान का क़ल्ब है और हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू अगर पूरी दुनिया और कायनात में हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, एहतराम और मोहब्बत के साथ है। सोशल मीडिया के हवाले से ये बात हमारे तमाम नौजवानों को पेश नज़र रखना चाहिए कि आप अगर कहीं भी खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के ब्लास्फेमस कंटेंट को देखते हैं तो सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि उसे शेयर ना करें, यह कानूनन जुर्म भी है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि फ़लाँ पेज पर या फ़लाँ वेबसाइट पर इस तरह का ब्लास्फेमस कंटेंट पड़ा हुआ है, जाकर उसकी मजम्मत करें, वहाँ नो का या डिसलाइक का बटन आप जो है वो क्लिक करें। नतीजा ये निकलता है कि कमेंट्स या शेयरिंग की वजह से उसकी रीच मज़ीद बढ़ती चली जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फ़रमान है कि अमीतुल बातिल बिस्सम्ति अन्हु, कि बातिल को बाज़ औक़ात इग्नोर करके भी ख़त्म किया जाता है। अब होता यह है कि हम आम तौर पर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक जब इस तरह के ब्लास्फेमस कंटेंट को शेयर कर रहे होते हैं तो उसकी रीच में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जाता है। यहाँ पर मैं ये बात भी शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिरकार ये इस तरह का कंटेंट हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल अब क्यों होता चला जा रहा है। देखिए, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इसके कुछ मुआशी असबाब भी हैं, इसके कुछ सियासी असबाब भी हैं, इसके कुछ दिफाई नुक्ता नज़र से असबाब भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कंटेंट को फैलाते हुए पूरी कौम को डिसेंसिटाइज्ड कर दिया जाए। तो डिसेंसिटाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन का एक अमल पूरा जारी है। ज़रूरत इस बात की है कि ख़ास तौर पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जब अपने बच्चों के हाथ में वो गैजेट्स दे रहे हैं, डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं, फ़ोन्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि बाकायदा पेरेंटिंग गाइड के साथ उन्हें बच्चों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। मैं आपको ये हैरान कुन बात बताऊं जो बहुत काबिल अफसोस भी है कि बहुत से ब्लास्फेमस कार्टून्स हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट्स के ऊपर अपलोडेड हैं। होता यह है कि बच्चे बज़ाहिर इस्लामिक कार्टून्स देख रहे होते हैं, नेक्स्ट जो उसके ऊपर लिंक्स हैं वो ब्लास्फेमस कार्टून्स के हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसी डिजिटल साइबर फोर्स हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ज़रूर बनाई जानी चाहिए और यकीनन हमारे जो इदारे हैं इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद एक ऐसी कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत डीपली एक इन डेप्थ रिसर्च की ज़रूरत है। जी जी, कितना ज़रूरी है कि हम लोग इस वक्त काउंटर नैरेटिव के लिए, जहां पर हम लोग इसके लिए काउंटर फोर्स का आप जिक्र करें, वहीं पर हम खुद डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं जिसमें उसवा हुस्ना या मजीद डिटेल में बताया जा सके कि असल हकीकत है क्या। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और मैं ये समझता हूँ कि हमेशा जब कभी कोई नेगेटिव नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या हमारे दीन के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की जाती है और ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के तनाजुर में इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह से नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद को जलाए जाने के वाक़यात हों, ख़वातीन की बेहुरमती करना हो या ख़ुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो या तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से किसी भी जलील क़दर नबी की तौहीन का मामला हो, ज़रूरत इस बात की है कि ख़ास तौर पर जब आप नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं तो हमें इसमें दो काम ख़ास तौर पर करने की ज़रूरत है। नंबर वन, हमें जो पॉजिटिव नैरेटिव हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार और उसवा हसना की सूरत में हमें उसे भी सामने रखना है। नंबर टू, जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है हमें वो भी पूरी दुनिया के सामने हमें पेश करना है।
इसमें मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कानून को ख़ुद अपने हाथ में ले लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाकायदा इस पर क़वानीन बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इसमें इस तरह के प्रोग्राम्स, टॉक शोज़, सिम्पोजियम्स, लेक्चर्स, डिबेट्स या इस तरह के प्रोग्राम्स के जिसके ज़रिए से आप पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक बहुत हसास बात है जिसका ख्याल रखना है, और वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ औक़ात अदब, तालीम, तरबियत के साथ साथ बाज़ औक़ात कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं कि वो ब्लास्फेमस कंटेंट को ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो समझ ये रहे होते हैं कि शायद हमने तो ये तालीम और तरबियत के तनाजुर में ये एनिमेटेड फिल्म बनाई है या ये कार्टून बनाया है, जबकि वो कार्टून या वो फिल्म ब्लास्फेमस होता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है, मैं यहाँ पर फिल्मों के कम इल्मी की वजह से मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे कार्टून्स या फिल्मों के, लेकिन ऐसे फिल्म या कार्टून जिसमें नाउज़ुबिल्लाह किसी नबी के किरदार को फिल्मा दिया जाए, जाहिर है कि ये भी एक ब्लास्फेमस कंटेंट में शामिल होता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज शूट करते हैं जिसमें आप रियल स्केच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हैं, ये बहुत अहम होगा। ठीक, डॉक्टर साहब अगर आप मुख्तसरन फरमा दें कि इंटरफेथ हार्मनी के लिए हम सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से एक बड़ी मिसाल हमारे सामने ये है कि जब 1940s में एथीज़म की तरफ से ये पूरी कैंपेन लॉन्च की गई कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल, कि मज़हब तो नाउज़ुबिल्लाह महज एक अफ्यून है, और पूरी दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब को एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका कायदे आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार है, आपने इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन 1940s में बनाई, और उसका मकसद ये था कि वो तमाम तर मज़ाहिब जिनको एक ही तरह के प्रॉब्लम्स का सामना है, कोशिश की जाए कि वो सब एक इत्तेहाद के साथ मिलकर इस तरह के प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम, जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उन पर ईमान रखते हैं, अहले इस्लाम भी उनकी नबूवत और रिसालत पर और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़ाना यानी आपकी विलादत पर ईमान रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इज़्ज़त, हुर्मत और नामूस को जिस तरह नाउज़ुबिल्लाह ब्लास्फेमस कंटेंट के ज़रिए पूरी दुनिया में निशाना बनाया जा रहा है, तो कम अज़ कम अहले किताब को तो फौरी तौर पर इंटरफेथ हार्मनी की बुनियाद पर तमाम अहले इस्लाम अपने साथ उनको मिलाकर बैनुल अक़वामी सतह पर एक नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि कुल तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। तो अहले किताब को उस कॉमन टर्म की तरफ, एक कलिमे की तरफ दावत दी जा रही है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद नहीं बनाएंगे। तो जब अहले किताब के साथ आप इस नैरेटिव बिल्डिंग पर काम कर सकते हैं कि हम कम से कम अल्लाह की तौहीद और तमाम अंबिया की हुर्मत और नामूस पर हम एक स्टैंड लें, तो क्या वजह है कि तमाम वो यानी लोग जो कम से कम इस्लाम की तारीफ में डेफिनेशन में दाखिल होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर अल्लाह के रसूल और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हुर्मत और नामूस के लिए एक नहीं हो सकते। तो इंटरफेथ हार्मनी हो या इंटरसेक्स हार्मनी हो, बहुत खूब और बहुत जामे गुफ्तगू फरमाई जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब ने। तीन पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए जो इस वक्त कंटेंट मौजूद है, वो कहाँ पर मौजूद है, उसका काउंटर कैसे करना है, और एक लास्ट चीज़ कि हम काउंटर करते हुए कहीं दोबारा से ब्लास्फेमस कंटेंट तो नहीं बना रहे, और इंटरफेथ रिलीजियस और हार्मनी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बरकरार रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों से लेंगे इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तमाम सोशल साइट्स पर आप लोग प्रोग्राम को देख सकते हैं। मुझे, सलमा को और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। एंजॉय द वीकेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।